ठीक है बेटा। बस एक काम करना, जब भी क्लास शुरू हो तो एक मैसेज डाल दिए करना, सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। क्योंकि हर सेशन में ऐसा होता है, मैं एक दो रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाता हूँ और उसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ता है। फिर पिछले सेशन में तो रिकॉर्डिंग मैंने खैर नहीं करी थी, उससे पहले मैं करता था। तो रिकॉर्डिंग अगर ऑन नहीं करता था तो फिर बच्चों को देने के लिए वो क्लास की रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, फिर अकेले में रिकॉर्ड करना पड़ता था। और अकेले में रिकॉर्ड करना बहुत बड़ा पेन होता है, बहुत ज्यादा। अभी मुझे कम से कम पता है तुम्हारी शक्लें नहीं दिखाई दे रही हैं, कितने लोग मुझे सुनने वाले हैं। वहां तो ऐसा लगता है हम दीवारों से बात कर रहे हैं, तो वहां तो बहुत ही बोरिंग क्लास हो जाती है। तो इसलिए एक मैसेज डाल दिया करो। आज मैंने अपना कैमरा भी ऑन कर दिया है, और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं जो मैं आपको टीच करूंगा वो दोनों ऑन कर दिए। और माइक वगैरह सब मैंने पहले ही चेक कर लिया है, बट बीच बीच में एक मैसेज डाल दिया करो आप में से कोई भी, सर रिकॉर्डिंग आपने ऑन कर दी या नहीं कर दी। मैंने ये बैच शुरू किया है, ऑल्टरनेटिव बैच मैंने ये शुरू किया है, और इसका पर्पज केवल और केवल ये है कि मैं आपको वो पढ़ा पाऊं जो मैं दिल से पढ़ाना चाहता हूं, और साथ में उसकी रिकॉर्डिंग भी करूं। अब मैं आपके लिए फेस टू फेस पढ़ा, कई बच्चे मुझसे इसमें से फेस टू फेस पढ़े हैं, वहां भी दिल से पढ़ाता हूं। और यहाँ पे जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ उसका पर्पज ये है कि रिकॉर्डिंग भी करूँ इसके लिए। उसका मुझे मॉनेटरी बेनिफिट ये होगा कि जो बहुत दूर दराज के बच्चे होते हैं, जैसे उड़ीसा का कल बच्चे ने कहा था सर आपकी क्लासेस हम खरीदना चाहते हैं, तो दूर दराज के बच्चे भी मुझसे पढ़ पाए जो मेरी टीचिंग को पसंद करते हैं। तो मेरा फायदा ये है कि मुझे मॉनेटरी बेनिफिट होगा, और बच्चे का फायदा ये होगा कि जिस बच्चों को मेरी टीचिंग समझ में आ रही है उसको क्लास अवेलेबल हो रही है। और आप लोगों का ये फायदा होगा कि मैं आपके लिए बैकअप प्रोवाइड करूंगा। जो भी मैं यहाँ टीच कर रहा हूँ उसका बैकअप मैं प्रोवाइड करूंगा। जो भी क्लास आप मिस करोगे वो आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में मैं आपको लिमिटेड दूंगा, जैसे कि सब कुछ करते हैं 100 क्लासेस रिकॉर्ड होंगी तो मैं 20% वॉच करने की आपको परमिशन दूंगा। मतलब 100 में से 20 क्लासेस आप कोई सी भी देख सकते हो। तो आप 100% तो मिस नहीं करोगे, आप मुश्किल से 4 या 5 या 6 क्लास मिस करोगे। उसको देखने के लिए आपके पास ऐप मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा, उस ऐप में सारी क्लासेस आ रही होंगी। आपकी चॉइस है कौन सी आप 20 क्लास देखना चाहते हो, कोई सी भी 20 क्लास जो आपने मिस करी है वो आप देखते रहो। जब जिस दिन मैं यहाँ पे बैच खत्म करूंगा आपको सारी क्लासेस का एक्सेस दे दूंगा टिल एग्जामिनेशन। उसके बाद आप सारी क्लासेस एग्जाम तक बार बार रिवाइज कर सकते हो। अगर मैंने स्टार्टिंग में ही सारी क्लासेस का आपको एक्सेस दे दिया, कितनी भी आप कितनी तो आप क्लास आना ही बंद कर दोगे। आप ये बोलोगे सर तो हमें तुरंत एंड टू एंड दे रहे हैं रिवीजन के लिए, रात को देख लेंगे, इससे मैं क्लास ज्वाइन करने का मन नहीं कर रहा है, इससे मैगी खाने का मन कर रहा है, दोस्तों के संग घूमने का मन कर रहा है। तो क्लास की एक डिग्निटी रहे, क्लास का एक जो होता है कम से कम इतने बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए, वो भी प्रेजेंट रहे। इसलिए स्टार्टिंग में लिमिटेड एक्सेस रखूंगा मैं। कोई क्लास आपकी वो नहीं होने दूंगा कि आप नहीं देख पाओगे। सिंसियरली आप देखना चाहोगे 20% क्लासेस जो भी मिस करोगे उसका आपको बैकअप मिलेगा। मैंने अभी तक इसकी एक क्लास ली है। इस जो मैंने बैच शुरू किया है उस क्लास के अंदर मैंने बेसिक्स टीच करे थे। मैंने ये बताया था दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और द इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो हैं, जीएसटी और कस्टम्स। जीएसटी स्टडी मेट की अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करें तो 40 नंबर का है, कस्टम्स 10 नंबर का है, इनकम टैक्स 50 नंबर का है। बट जीएसटी और कस्टम्स में 40 और 10 का रेशियो रहेगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, मतलब जैसे जैसे अमीर होते चले जाओगे वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता चला जाएगा। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म रेट से चार्ज होता है। रेस्टोरेंट के अंदर मुकेश अंबानी जाते हैं, मैं जाता हूं, ये जो मुझसे कम कमाता होगा वो जाता है, तीनों के लिए 5% रेट लगेगा। हम इस बात पर टैक्स का रेट डिपेंड नहीं करेगा कौन ज्यादा कौन गरीब है। बट डायरेक्ट टैक्स जब भी आप जैसे इनकम टैक्स आप पे करते हो तो मैं आज रेट करवाऊंगा आपके लिए, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि गरीब होगा तो कम रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, और जैसे जैसे अमीर होते चले जाओगे टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। इसको टीच करने के बाद मैंने कहा कि पहले मैं इनकम टैक्स टीच करूंगा, फिर धीरे धीरे टाइम में बढ़ा दूंगा। 2 घंटे का मैं डीटी करूंगा, 1 घंटे का जीएसटी करूंगा, क्योंकि अगर जून तक सिलेबस पूरा करना है तो हमें ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। और हो सकता है संडे को भी क्लासेस लगाना मैं शुरू कर दूं। तो मैंने ये कहा कि अब क्योंकि आप जून 25 और दिसंबर 25 में एग्जाम्स दोगे, तो आपके लिए जो असेसमेंट ईयर है वो है 25-26। और असेसमेंट ईयर 25-26 से इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इनकम आपने अर्न करी होगी वो उससे इमीडिएटली पहले वाले ईयर में अर्न करी होगी, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर हो गया 24-25। मैंने ये भी कहा था कि आपके एग्जाम के लिए जो एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है 2024 नंबर 2। ये भी मैंने आपके लिए बताया था, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। और जितने भी इसके प्रोविजंस होंगे 24-25 प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए भी एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे।
सर नंबर 2 क्यों लिखा हुआ है ये बताया था, दोबारा बता देता हूं। जिस साल इलेक्शंस होते हैं उस साल 2 बजट आते हैं। एक तो जो 1 फेब को बजट आना है, उस बजट का एक हिस्सा फाइनेंस एक्ट होता है। तो 1 फेब को तो सरकार को पास करना जरूरी है। सरकार जब तक फाइनेंस एक्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं करेगी तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर में उसको कितना पैसा कहां से अर्न करना है, कितना खर्च करना है, उसकी पावर्स नहीं मिलेंगी। तो पार्लियामेंट से सैंक्शन लेनी पड़ती है, इसलिए ये फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी ही पड़ेगी बजट को पास करने की। लेकिन पूरे सीजन के लिए इसलिए फाइनेंस एक्ट को पास नहीं करते हैं कि इलेक्शन के बाद पता नहीं पुरानी सरकार रिपीट करेगी या नई सरकार आएगी। हर की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। 100 रुपए गौतम के पास है, 100 रुपए मेरे पास है। मैं पूछता हूँ गौतम जी क्या करोगे? हो सकता है गौतम कहेंगे सर डोमिनोज खाएंगे, मैं पिज्जा खाऊंगा। और मैं हो सकता है बोलूं कि 100 रुपए की मैं बुक लेके आऊंगा। तो मेरे लिए अलग प्रायोरिटीज हैं, गौतम की अलग प्रायोरिटीज हैं। तो अभी बीजेपी की सरकार थी, हो सकता है बीजेपी की सरकार नहीं आती, कांग्रेस की आती, उसकी पॉलिसीज डिफरेंट होती। उनके लिए अलग प्रायोरिटीज होती पैसा खर्च करने की। उन्होंने अपने वोटर से जो वादा किया वहां पैसा खर्च करते। तो इलेक्शन के बाद दोबारा से फिर फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में आता है, पास होता है, उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो जो 1 फेब को पास होता है उसको नंबर 1 बोलते हैं, और जो बाद में पास होता है उसको नंबर 2 बोला जाता है। जो नंबर 2 पास हुआ था वो इस डेट का बहुत यूज रहेगा आपके सिलेबस में। 23 जुलाई 2024 को पास हुआ था। इस डेट को प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। कैपिटल गेन चैप्टर तो पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया गया, पूरा ही चेंज कर दिया गया। अगर कोई बच्चा पहले कर चुका है तो वो जब कंपैरिजन करेगा, और करने से पहले मैं 4 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 2 साल, जो इमीडिएटली दिसंबर के लिए भी करके आया है, जब वो जून के लिए करेगा, जून 25 के लिए, तो उसको एकदम से सरप्राइज होगा, सर ये तो हमने डिफरेंट कैपिटल गेन पढ़ा था, ये तो उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। इंडेक्सेशन का कंसेप्ट ही उन्होंने हटा दिया। लॉन्ग टर्म के अंदर जो हम इंडेक्सेशन, जो नए बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो ये वर्ड नहीं समझ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, कैपिटल गेन पे समझाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, कैपिटल गेन में एक चीज होती थी इंडेक्सेशन, वो इंडेक्सेशन का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया गया। सैलरी के अंदर भी अमेंडमेंट है, और आपके हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है एज सच, पीजीबीपी में अमेंडमेंट है। और कैपिटल गेन चैप्टर का तो रूप ही बदल दिया, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया। बहुत सारे टैक्स के रेट, स्पेशल रेट्स हुआ करते थे, वो चेंज कर दिए गए। तो अगर आपको लगता है कि आपने पहले एक बार सिलेबस कर लिया है, केवल अमेंडमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट है, कोई बच्चे इस पर्पज से आया है, तो मैं एडवाइज करूंगा डोंट गो ओनली फॉर द अमेंडमेंट्स, गो फॉर द होल सिलेबस। बहुत सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं बाय द फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर 2। आगे चलने से पहले एक वार्निंग मैं और दे दूं आपके लिए, अभी बहुत जल्दी 1 फेब आएगा, और जब 1 फेब आएगा उस समय हमारा बैच चल रहा होगा, उस समय पार्लियामेंट के अंदर बजट पास होगा। उस बजट के अंदर फाइनेंस बिल आएगा, और फाइनेंस बिल जब पास हो जाएगा तो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट 2025। आप मुझसे पूछोगे सर इसके प्रोविजंस हमें पढ़ा दो, नहीं ये हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये आपके लिए आएगा उस समय आपको अपनी आंख और अपने कान बंद कर लेने हैं, ना किसी से डिस्कशन है, इन बारे में कोई बात करनी है। ये प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होगा। 25-26 में जो इनकम कमाने जा रहे हो उसके लिए तो सरकार आपको प्रोविजंस पहले से बताएगी। इसका मतलब ये असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये जो अभी बजट आएगा 1 फेब 2025 के लिए, इसको ना तो हमें देखना है, ना सुनना है, ना इसके बारे में कोई बात करनी है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होगा, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। हमारे लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर 1 भी एप्लीकेबल है, नंबर 2 भी एप्लीकेबल है। बट नंबर 1 में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया था, इसलिए नंबर 1 में नहीं बोलूंगा। जितने भी अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं वो नंबर 2 से किए गए हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें इनकम टैक्स पढ़ना है। फिर मैंने ये बताया प्रीवियस असेसमेंट के बाद इनकम को अर्न करने के 5 हेड्स होते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इनकम ऊपर लिखे 4 हेड्स के अंदर फॉल नहीं करती है, वो फॉल करती है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसकी वीडियो मैंने ग्रुप में डाल रखी है। अभी तो मैं केवल यूट्यूब का ही लिंक आपको सेंड कर रहा हूं, बहुत जल्दी मैं आपको अपना एप्लीकेशन दे दूंगा, उसके थ्रू आप सारी क्लासेस को देख सकते हो। आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत शानदार टॉपिक टीच करूंगा जिसको कहा जाता है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। आज की क्लास में मैं आपको एक टॉपिक टीच करूंगा जिसको कहा जाता है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। बहुत शानदार टॉपिक है, अमेंडमेंट भी है इसके बाद। फाइनेंस एक्ट 2024 ने इसके अंदर अमेंडमेंट भी किया है।
पुराने जमाने में एक ही तरीके का टैक्स का रेट चला करता था, लेकिन आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले निर्मला सीतारमन ने एक नया टैक्स का रेट दिया जिसको बोला गया न्यू रिजीम। और जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहे थे उसको हम लोग बोलने लगे ओल्ड रिजीम। रिजीम का मतलब होता है एरा, दौर, नया दौर, पुराना दौर। दो तरीके से उन्होंने कहा, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। उस सेक्शन का नाम दिया सेक्शन 115BAC। मैं अभी आपको पेपर ओपन करके दिखाऊंगा और किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 115BAC का जिक्र नहीं हो। उन्होंने इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस दिया 115BAC, और यहां पे टैक्स का रेट दिया और उसको उन्होंने नाम दिया न्यू रिजीम। तो ये है क्या ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, इसको ध्यान से समझना। जब हम इनकम को अर्न करते हैं तो 5 तरीके की इनकम होती हैं। एक तो होती है हमारी सैलरीज इनकम, एक हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, एक हमारी पीजीबीपी की इनकम होती है, एक हमारी कैपिटल गेन की इनकम होती है, और एक इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर जरूरी है हर शख्स की पांचों हेड से इनकम हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी की एक हेड से भी हो सकती है, किसी की 2 हेड से भी, किसी की 3 हेड से भी हो सकती है। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं इसमें 3 तरीके से इनकम को कमाता हूं। मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, मेरी प्रोफेशनल इनकम है। तो एक तो मेरी पीजीबीपी की इनकम हो गई, साथ में मैं शेयर्स वगैरह में पैसा लगाता हूं। मुझे बड़ा मजा आता है शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करने का और उसका पूरा चार्ट्स वगैरह देखने का। मेरे यूट्यूब, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे आपने देखा भी होगा, मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया है शेयर्स मार्केट का। बहुत इन डेप्थ नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपके लिए तो नहीं है, आप तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं, वो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स देखना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है, तो उस कोर्स के बारे में उनको आप बता सकते हो। बहुत इन डेप्थ नॉलेज दूंगा। उसमें ये नहीं बताऊंगा कि आप अमीर कैसे हो सकते हो कौन से शेयर्स में लगा के। शेयर्स में पैसा लगाने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, किसके बेस पे दिखना चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे देखना, मैंने पूरा उसका एक डिजाइन बना के क्या क्या फीचर्स हैं डाले हुए हैं। तो मैं कैपिटल गेन की इनकम को भी अर्न करता हूं, और जो भी पैसा मैं कमाता हूं वो बैंक में रखता हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर्स में लगाता हूं तो मुझे उस पर डिविडेंड मिलता है। तो मेरी 3 हेड्स है इनकम। तो मैं इन तीनों हेड्स की इनकम को जब निकाल लूंगा तो इनको टोटल करूंगा। टोटल करने के बाद जो टोटल निकल के आता है उसको कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्योंकि ये बैच मैंने नया स्टार्ट किया है, इसलिए मैं ये मान के टीच करूंगा। हर बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, छोटी छोटी बात भी मैं बताऊंगा। मैं रिवीजन बैच नहीं है, ये बैच नए बच्चों के लिए बैच है। तो इसके अंदर हर चीज बताई जाएगी कि किस बात का क्या मतलब होता है। ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। सर हम हर इनकम पे अलग अलग टैक्स पे नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका मन करे, अगर आपकी सब 3 इनकम है, पीजीबीपी पे भी टैक्स पे कर दो, कैपिटल गेन पे भी टैक्स पे कर दो, अदर सोर्सेज पे भी टैक्स पे कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर मैं तीनों इनकम पे अलग टैक्स पे करूंगा फिर तो मैं टैक्स अपना जीरो कर लूंगा। जैसे मैंने कहा था 3 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स पे नहीं करते हैं, तो मेरी पीजीबीपी की इनकम भी 3 लाख, कैपिटल गेन भी 3 लाख, अदर सोर्सेज भी 3 लाख, तो पीजीबीपी का टैक्स भी जीरो हो गया, कैपिटल गेन का टैक्स भी जीरो हो गया, अदर सोर्सेज का टैक्स भी जीरो हो गया। नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। अगर आपकी एक से ज्यादा हेड से इनकम है तो पहले सबका टोटल किया जाता है, आपने कितनी इनकम कमाई, इसको ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई कहा जाता है। इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाले टर्म का नाम है जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको आप जीटीआई भी लिख सकते हो, एक्सेप्टेड है। एग्जाम में भी जीटीआई लिख के आओगे तो गलत नहीं माना जाएगा। हर जगह शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, बट जीटीआई इतनी पॉपुलर है कि इसके लिए हम पूरे मार्क्स देते हैं, इस बात के मार्क्स कट नहीं करते। लेकिन इसमें से कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और इसको माइनस करने के बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। दोनों एक ही बातें हैं। जब ग्रॉस टोटल इनकम है तो टोटल इनकम कह लो, या इसको आप कह सकते हो टैक्सेबल इनकम, और इस इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं। ये हमारा एक तरीके से फॉर्मेट होता है। ये बेनिफिट्स वो डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा हिंट दूंगा ये बेनिफिट क्या होते हैं। 80C टू 80U के अंदर कम से कम 20-25 सेक्शंस आते हैं।
80 सी आता है, 80 ट्रिपल सी आता है, 80 डबल सी डी आता है, 80 डी आता है, 80 डबल डी आता है, 80 डबल डी बी आता है, 80 ई आता है, 80 डबल ई आता है, 80 डबल ई बी आता है, 80 जी आता है, 80 डबल जी आता है। इस तरीके से 80 यू तक जाते हैं। लेकिन अगर मैं हल्का सा आपको हिंट दूं 80 सी के बारे में, अगर आप कुछ स्पेसिफाइड जगह अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते हो, तो सरकार कहती है हम आपकी इनकम में से 1.5 लाख रुपए तक माइनस कर देंगे, 1,50,000 रुपए तक माइनस कर देंगे। पहले जीटीआई में से 1.5 लाख तक माइनस कर देंगे। मैंने कहा ये मेहरबानी क्यों? बोले हम इंडियंस के लिए इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट डलवाना चाहते हैं। फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कुछ नहीं पता क्या हो जाए। आपकी नौकरी जा सकती है, किसी को बीमारी हो सकती है। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें, हमारी एक लाइफ बहुत रूटीन में चल रही होती है, जिसमें रूटीन में चल रही होती है हम उसमें बड़े लापरवाह हो जाते हैं। हमें लगता है हमारी 1,00,000 1,50,000 सैलरी आ रही है, अच्छी जिंदगी हम जी रहे हैं, साल में 2 बार हम घूम भी आते हैं, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिंदगी सही चल रही है। फिर एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिंदगी के अंदर होता है, जिंदगी को हिला के चला जाता है। वो पर्सनल हो सकता है, किसी की लाइफ में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कई बार तो कॉमन भी होता है। और 2019-2020 में जो हमने देखा पूरे संसार के अंदर कॉमन था कोरोना। लोगों की जिंदगी चेंज कर दी, लोगों का सोचने का नजरिया चेंज कर दिए, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस चेक कर दी। 2 साल तक कुछ गरीब लोगों ने, मिडिल क्लास ने किस तरीके से सरवाइव किया है वो ही जानते हैं। और वो जो सरवाइव किया उसके पीछे 80C का बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो अच्छे समय में, 1.5 लाख रुपए का मतलब हो गया करीब करीब महीने के आपको केवल 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। महीने के 12,000 रुपए करोगे, 12 महीने होते हैं, 1,44,000 हो गया। और 1 लाख, सॉरी 12,500 मान लो, तो 1,50 तक पहुंच जाओगे। आप लोग सीए में करके निकलोगे तो आपकी सैलरी 1,00,000 1,50,000 रुपए होगी। अगर इतनी हैबिट डालो कि हम 12,500 का केवल इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, कुछ स्पेसिफाइड जैसे LIC प्रीमियम पॉलिसी ले ली, एक PPF होता है वहां इन्वेस्ट कर दिया, बैंक के अंदर FD ले ली आपने, 1.5 लाख रुपए तक सरकार आपकी इनकम में से माइनस कर देती है। और आप लोग इस टैक्स को बचाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। इन्वेस्ट, पैसा तो आपका आपका रहा, आपका टैक्स भी बच गया। पैसा तो आपका आपके पास रहा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जब भी इन्वेस्टमेंट का प्लान पूरा होगा पैसा आपके पास आ जाएगा और आपका टैक्स भी बच जाएगा। मैं हमेशा मानता हूं मोटिवेशंस भी तभी काम करता है जब मोटिवेशन के इंस्टेंट बेनिफिट होते हैं। वो मोटिवेशन काम नहीं करता है जिस मोटिवेशन के बहुत लंबे आपके बेनिफिट होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी कभी सोचते हो जिम जाएंगे, आप लोगों ने भी सोचा होगा एरोबिक्स करेंगे, जूम्बा करेंगे, क्या क्या आप लोग सोचते हो। और पहले दिन आप सारी तैयारी कर लेते हो, ड्रेस लेके आते हो, शूज लेके आते हो, सुबह वॉक करने जाएंगे, दौड़ लगाने के लिए जाएंगे। फिर जिम में पहुंच गए आप और पहले ही दिन आपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, साइकिलिंग भी कर लिया आपने, उसके बाद कार्डियक भी कर लिया, वेट लिफ्टिंग भी कर लिया आपने, स्क्वाट्स भी कर लिए। और शाम को आके आप शीशे के सामने खड़े हो गए देखने के लिए, भाई देखने कितनी बॉडी मिल गई। जो भी दिन में मिल रहा है उसको 4 बार ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कहता है नहीं कहता है भाई आज तो कुछ अलग ही लग रहे हो आप। मूड खराब हो जाता है। नेक्स्ट डे, एक हफ्ते तो बहुत बोल रहा हूँ, तीसरे दिन चौथे दिन कोई बोलते ही नहीं है। चौथे दिन की आप 3 महीने कर लो, 3 महीने तक कोई नहीं बोलने वाला है। पहले जो एक्स्ट्रा फैट हम लोगों ने चढ़ा रखा है वो कम होता है, उसके बाद खान पान पर ध्यान देना पड़ता है। इतना लंबा प्रोसेस है कि उतना मोटिवेशन नहीं होता है। और 90% लोग जिम शुरू तो करते हैं लेकिन कभी कंप्लीट नहीं करते। मैं ये चाहता हूं कि ये भी डेटा कोई कंपनी या कोई एजेंसी बाहर निकाले, कितने लोग जिम को ज्वाइन करते हैं, कितने लोग जिम के लिए पूरा भी करते हैं कोर्स के लिए। इसलिए जिम वालों के ऑफर देखोगे तो महीने का होगा 3,000 रुपए। अब महीने का 3,000 तो साल का 36,000 रुपए, लेकिन पूरे साल का वो आपको 15,000 में भी दे देंगे, 18,000 का भी दे देंगे। उन्हें पता है अगर महीने के 3,000 रुपए उसने दिया तो आना तो उसके 4 दिन के बाद है ही नहीं। इससे हम क्या करते हैं, पूरे 36,000 के 18,000 ले लेते हैं 50% पे। 3 दिन पैसे भी आएगा, 3 दिन वैसे भी आएगा, 18 तो मिलेंगे। फिर 6 महीने बाद कुछ 3 दिन के लिए दोबारा भी आ जाएगा। बस कुल मिला के 6 या 7 दिन के लिए इसके लिए आना। कई ऐसे लोगों को जानता हूं पूरे पूरे साल का या 6 महीने का 3 महीने का पैकेज लिया हुआ है, 3 दिन जाते हैं और जाते कम है, वो अपनी सेल्फी ज्यादा खींचते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, इंस्टा पे रील बनाते हैं और 4 दिन के बाद सबका जोश ठंडा हो जाता है। क्या रीजन है? रीजन ये कि इंस्टेंट बेनिफिट नहीं है। अगर मैं आप लोगों को आज बैठ के सिखाऊं, देखो बेटा मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा है, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। मुझे पता है ना, जैसे ही आपके हाथ में लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आएगी, इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए सेकेंडरी होगा जिंदगी के अंदर।
आपकी अपनी प्रायोरिटीज। अब 22 साल के लड़कियों को आप इन्वेस्टमेंट सिखाओगे तो वो कैसे सीखेगा? उसकी अपनी प्रायोरिटीज है। उसको बाइक की रिक्वायरमेंट है, उसको मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, उसको घूमने जाना है दोस्तों के संग, उसको गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। वो जब 10 साल के बाद, 12 साल के बाद सोचेगा, यार मैंने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और मेरे पास घर भी नहीं है आज। 10-12 साल के बाद सोचेगा, और सोचना पड़ेगा उसके लिए। लाख रुपए पर मंथ सैलरी, 1 साल की सैलरी, 1 साल की 12 लाख हो गई, 10 साल की सैलरी 1 करोड़ 20 लाख हो गई। और जब वो 10 साल के बाद, जब 36-37 साल के आप लोग हो जाओगे, 10-15 साल के बाद 40 के आसपास आना शुरू करोगे, तब एक दिन आप बैठोगे, फिर सोचोगे, यार हमने मोबाइल में कितना पैसा खर्च कर दिया होगा। तो सोचोगे, हमने यार 16 लिया था 1,20,000 रुपए का, फिर हमने 1.5 लाख का लिया था, यार हम यार 12 लाख के मोबाइल ही यूज कर गए। और जो खरीदते ही डेप्रिसिएशन होना शुरू जिसका हो जाता है, फिर आप ऐसे ही सोचोगे इसके बारे में, यार हम घूमने, और लिस्ट बनाओगे, फिर आपके धरती की पैर की धरती निकलेगी। यार इतना हमने जो खर्च किया मोबाइल पे, अगर हम मकान की 10,000 रुपए की इंस्टॉल 20,000 रुपए की इंस्टॉल बनाते, 30,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बना देते मकान की, या हम गोल्ड में पैसा लगा देते, एक LIC पॉलिसी ले लेते जो 15 साल में एक्सपायर कर रही होती, तो आज कम से कम 30-40 लाख 50 लाख रुपए हमारे पास होता। तो आज से आपको हैबिट डालने के लिए सरकार ने क्या मोटिवेशन दिया कि अगर 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इनकम में से वो माइनस कर दिया जाएगा। अब हर आदमी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचाने के लिए, 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स बचाने के लिए। वो इसलिए खुश होता है मेरा टैक्स कम हो जाएगा, और सरकार इसलिए खुश होती है, चलो एक आदमी का फ्यूचर सिक्योर्ड हो गया, इसने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो भविष्य में इसके काम आने वाला है। तो 80C2 80U आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे कि एक बेनिफिट इसमें होता है 80G डोनेशंस। अगर आप देश के लिए अपने पैसे को देते हो, अगर आपको कुछ सोशल कॉज अच्छे लगते हैं, किसी स्टेट के अंदर अगर बाढ़ आती है, कहीं पे अर्थक्वेक आता है, या कहीं पे कोई आपदा आती है, या प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस स्कीम के अंदर आप हमें डोनेशन दो, तो आपको इनकम टैक्स में 80G के अंदर, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है, तो रिवार्ड दिया जाता है। और जो भी डोनेशन आप देते हो, जो भी डोनेशन आप देते हो, 100% के आसपास, 100% ऑफ डोनेशन। हालांकि कुछ ट्रिकी पॉइंट्स भी होते हैं, उनको बाद में देखेंगे। जब भी हमारे देश में कहीं विपदा आती है, जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, डोनेट कीजिए और टैक्स में बेनिफिट पाइए। तो अगर आपने 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया, तो 2 लाख रुपए आपकी इनकम में से माइनस कर दिए जाएंगे। तो 80C2 इनकम टैक्स में टैक्स बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका, लीगल तरीका है, नंबर 1 का तरीका है, नंबर 2 का तरीका नहीं है। 80C का बेनिफिट इसलिए मिल रहा है, सरकार युवा लोगों के अंदर और सारे लोगों के अंदर खास तौर से इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना चाहती है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। 1 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 1 लाख माइनस कर देंगे, 1.5 लाख करोगे 1.5 लाख कर देंगे, लेकिन 2 लाख का इन्वेस्ट करोगे तो केवल 1.5 लाख रुपए माइनस होगा। सरकार ने कहा पूरा टैक्स मत बचाओ, 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पे हम माइनस कर देंगे। और डोनेशंस को तो सरकार कहती है कि डोनेशन में तो आपका पैसा, इन्वेस्टमेंट में तो आपका पैसा भी आपके पास रहा, बट डोनेशन में तो आपका पैसा अच्छे कामों के लिए चला गया, इसलिए हम आपके लिए टैक्स में बेनिफिट देंगे, जो भी डोनेशन दोगे उसका 100% माइनस कर दिया जाएगा। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं ये बताऊंगा इस समय टैक्स के रेट क्या चल रहे हैं, और इसके बाद जो निकल के आती है टोटल इनकम कहा जाता है, और इस पे हम टैक्स पे करते हैं। जो रेट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इस इनकम पे लगाए जाते हैं, इसको टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। तो सर क्या रेट चल रहे हैं? तो निर्मला सीतारमण जी ने जब न्यू रिजीम किया उससे पहले की बात कर लेते हैं। उससे पहले जो रेट थे वो क्या रेट थे? तो वो रेट थे फर्स्ट 2,50,000। किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए होती थी तो टैक्स का रेट 0% होता था। इसके बाद वो 2.5 लाख रुपए अगर और कमाएगा 250, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 5% के रेट से। तो पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, इसके बाद वो जो अगले 5 लाख रुपए कमाएगा उस पर टैक्स का रेट हो जाएगा 20%। अब 10 लाख तक का टैक्स पता चल गया, पहले 2.5 लाख का, उसके ऊपर 250 और कमाए 5%, 5 लाख तक का टैक्स हो गया। उसके बाद जो ऊपर और कमाए 5 लाख, उस पर आपने 20% से टैक्स पे किया। अब 10 लाख के ऊपर जो भी कमाओगे एबव 10 लाख। मैंने कल भी कहा था और आज भी स्टार्ट करते समय कहा, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे अमीर होगे टैक्स का रेट, और 30 इंडिया के अंदर मैक्सिमम रेट चल रहा है, इससे ज्यादा टैक्स का रेट नहीं होता है।
तो अगर आपके पास मिस्टर एक्स आके कहता है सर जी मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको देता हूं, अभी 15 बीएससी को भूल जाना, अभी राइट हैंड में केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरी 2 लाख रुपए इनकम पे टैक्स निकाल दो, तो उस आदमी से कहना भाई घर जाओ आप, आपको टैक्स पे नहीं करना है। बोले सरकार कहती है 2.5 लाख रुपए तक तो आप भैया रोटी भी खाओगे, घर का रेंट पे करोगे, बच्चों की एजुकेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है, 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक हमें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं चाहिए। सरकार कहती है 2.5 लाख से बाद कमाओगे तो हमें पैसे दे देना, पहले अपने घर का खर्चा चला लो। वो कहता है अच्छा बंसल जी अगर मैंने 4 लाख रुपए कमाए होते तो कितना टैक्स सरकार मुझसे लेती? मैंने कहा हाँ, अब सरकार कहती कि जो पहले आपने 250 कमाए थे उस पर टैक्स तो 0% से 0 है। अच्छा 2.5 लाख के ऊपर आपने कितना कमाया? आपने कहा मैंने 150 और कमाया, क्योंकि 4 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर देंगे। सरकार कहती है इसका 5% आप पे कर दो, और आप पे कर दो 7,500। तो अगर किसी की इनकम होती है 4 लाख रुपए तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 7,500। अगर सर वो ये कहता कि बंसल जी मेरी इनकम 7 लाख रुपए है, तो आप उससे कहते हैं देखो तुमने जो सबसे पहले 250 कमाए होंगे, सरकार कहती है रोटी खा लो आप, हमें टैक्स नहीं चाहिए। बट उसकी इनकम 2.5 लाख को भी क्रॉस करने लगी, सरकार ने कहा 2.5 लाख के ऊपर जो 2.5 लाख रुपए कमाओगे 250, उस पर 5% से टैक्स पे कर देना 12,500। अब 5 लाख के ऊपर कमाओगे तो टैक्स का रेट 20% हो जाएगा। उसने उसके ऊपर 2 लाख रुपए कमाए, देखो 7 लाख रुपए कमाए, पहले 250 पे 0, अगले 250 पे 5, ये कितने हो गए 5 लाख, और 5 लाख के ऊपर 2 लाख, इस पर टैक्स का रेट 20% होता है, तो 2 लाख का 20% 40,000, तो रेट हो गया 42,500। अगर सर वो आदमी हम आपसे ये कहता कि मैंने पैसा कमाया है 12 लाख रुपए, तो मुझे आप बताओ कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? अब 10 लाख वाली कैटेगरी में आ गए, तो हम उससे बोलेंगे 250 आपने कमाया, इस पे 0% से हो जाएगा 0। इसके बाद 250 आपने अर्न किया, इस पे 5% से 12,500। इसके बाद जो अगले 5 लाख रुपीज आपने अर्न करे होंगे उस पर टैक्स करे 20%, एंड वो हो जाएगा 1 लाख रुपीज। अब जो भी कमाओगे 10 लाख की उस पर 30% ही लगेगा। इसने 2 लाख रुपए और कमाए, तो 2 लाख पे 30% का रेट लगेगा 60,000, और टैक्स हो जाएगा 1,72,500। सोचो 12 लाख रुपए पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है 1,72,500 रुपए। तो सर ये तो इजी है, हाँ डेफिनेटली इजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको समझ में सब आएगा। लेकिन एक रेट और चला करता था, अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हुआ करता था, रेसिडेंट इंडिविजुअल, और उसकी जो एज हुआ करती थी वो 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हुआ करती थी, वो 60 साल या उससे ज्यादा हुआ करता था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा अंकल जी हम आपको बेनिफिट देना चाहते हैं। 60 साल के बाद हमारे दिल में भी रिगार्ड है, हमें आप पत्थर दिल मत समझो कि हम लोगों का पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं। 60 की एज पे भी आप टैक्स पे कर रहे हो, हम वही टैक्स आपसे मांगे जो 25 साल के लड़के से मांगते हैं या किसी युवा से मांगते हैं, दैट इज नॉट गुड। हम चाहते हैं थोड़ा सा आप कम टैक्स पे करो, तो हम आपको जो 250 की लिमिट है उसको बढ़ा के 3 लाख रुपए कर देते हैं, आपको पहले 3 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मेरी इनकम 3 लाख रुपए होती तो मुझे 2500 रुपए टैक्स पे करना पड़ता, क्योंकि मेरी इनकम अगर 3 लाख रुपए होती तो पहले 250 पे तो टैक्स का रेट 0 हो जाता, और 250 के ऊपर मैं 50,000 रुपए कमाता, उसका 5% हो जाता 2500 रुपए। लेकिन यहां पे आप 3 लाख रुपए तक टैक्स 0 है, तो अंकल जी को मेरे कंपैरिजन में 2500 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा, 3 लाख रुपए तक उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद बच्चे कहते हैं नेक्स्ट कितना आना चाहिए, वो 250, मैं कहता हूं 2 लाख आना चाहिए, क्योंकि जो 2.5 लाख था उसमें से 50 तो पहले वाले में शिफ्ट कर दिया गया, जो अगले 2.5 लाख पे 5% था उसमें से 50,000 तो 0% में ले गए, तो 5% में कितना बचा 2 लाख रुपए, तो इसके बाद जो 2 लाख रुपए कमाए जाएगा उस पर टैक्स का रेट 5% लगेगा। इसके बाद जो अंकल जी कमाएंगे अगले 5 लाख रुपए, उस पर टैक्स का रेट सेम लगेगा, 20% लगेगा। 10 लाख रुपए तक का टैक्स मैंने आपको सिखा दिया, और 10 लाख के ऊपर जो भी कमाया जाएगा उस पर टैक्स का रेट 30% लगेगा। तो बुजुर्गों को हमारे कंपैरिजन में 2500 रुपए कम टैक्स पे करना पड़ता है,
क्योंकि हमारी इनकम 2.5 लाख से माफ होना शुरू, 2.5 लाख तक माफ होती है, उनकी इनकम 3 लाख रुपए तक माफ होती है। और सर ये जो रेसिडेंट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? हाँ, ये समझ लो। रेसिडेंशियल का मतलब होता है कि आप किस कंट्री में रह रहे हो। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रेजिडेंट होना और एक होता है सिटीजनशिप। हिंदी में इसको बोलते हैं नागरिकता और इसको बोलते हैं निवासी। अगर थोड़ी सी भी हिंदी अच्छी है तो आप समझ गए होंगे लिखने के, नागरिकता परमानेंट टैग होता है, आप किस कंट्री के सिटीजन हो। और निवासी का मतलब होता है किस कंट्री में रह रहे हो। डिफरेंस समझ लो आप। हम लोग बाई बर्थ इंडियन सिटीजन हैं। हम अमेरिका में जाके भी 4 साल रह लें तब भी हम क्या रहेंगे? इंडियन सिटीजन ही रहेंगे, क्योंकि हम पैदा भारत में हुए हैं, हमारे पास पासपोर्ट भी भारत का है। हम जाके जापान में 3 साल रह लें तब भी हम इंडियन नागरिक ही रहेंगे, इंडियन सिटीजन ही रहेंगे। ये एक तरीके का परमानेंट टैग है। सब नागरिकता छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए छोड़ना इतना ईजी नहीं होता है। किसी दूसरी कंट्री में आपको काफी साल जाके रहना पड़ता है, फिर वहां पे कोई किराए में आपने नहीं किया हो, टैक्सेस ईमानदारी से पे करे हो, फिर वहां की सरकार पे आप अप्लाई करते हो और वहां की सरकार फिर आपका करेक्टर देख के, आपका पास रिकॉर्ड देख के इस बात को डिसाइड करती है हम आपको नागरिकता दें या नहीं दें। उस कंट्री की नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे अक्षय कुमार जो फिल्मी हीरो हैं, उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी, भारत की छोड़ दी थी। तो इसके बाद सोशल मीडिया पे उनको क्रिटिसाइज किया गया, उनके खिलाफ बातें लिखी गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, शायद इसी 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त 2024 को उन्होंने दोबारा से पेपर दिखाए, उन्होंने कनाडा की छोड़ के दोबारा से इंडिया की नागरिकता ले ली। नाउ ही इज अगेन द इंडियन सिटीजन। लेकिन निवासिता या निवासी का मतलब होता है किस कंट्री में रह रहे हो। ये पता लगाना पड़ता है कोई आदमी किस कंट्री का रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर है। लेकिन अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर आप इंडिया में 182 दिन के लिए कम से कम रह लेते हो, 182 डेज और मोर, ये बहुत बेसिक रूल बता रहा हूं, बहुत एडवांस रूल और भी हैं। 182 दिन किसी साल इंडिया में रह लेते हो, सरकार कहती है आधे से ज्यादा रह लिए। 365 का आधा होता है करीब करीब 182, 182.5 होगा। 182 का डबल हो जाएगा 364, तो वो 182 पॉइंट, तो 182 राउंड अप कर दिया। 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रह लेते हो, मतलब आधे साल या उससे ज्यादा इंडिया में रह लेते हो, तो इंडिया के आप बन जाते हो रेसिडेंट, मतलब इंडिया के आप एक तरीके से ज्यादा रहने वाले। तो इनकम टैक्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका सिटीजनशिप क्या है। इनकम टैक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस कंट्री में रहते हो या नहीं रहते हो। तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, मतलब इंडिया के अंदर ही आप रह भी रहे हो, तब ये टैक्स का रेट लगेगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल का मतलब हम लोग, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, फर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान। अगर ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, इनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा की, एक आदमी 80 साल का होता है उसको भी क्रॉस कर लेता है, सरकार ने उसके लिए और भी टैक्स में बेनिफिट। सरकार ने कहा कि आप 80 साल हो गए, एक तो आपने अपने स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखा, सोचो 80 साल जीने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती होगी, आपको जीभ पे कंट्रोल करना पड़ता होगा प्रॉपर तरीके से अपनी। कुछ लोग तो नेचुरली भी जी जाते हैं, लेकिन अदरवाइज हेल्थ सही रहनी चाहिए ना। हेल्थ इज वेल्थ। हमेशा एक बात मैं हमेशा आपको एडवाइज कर रहा हूं, खूब पैसा कमाना, बेहिसाब पैसा कमाना, खूब लग्जरी की जिंदगी जीना, लेकिन हेल्थ को वेल्थ से हमेशा पहले रखना। अगर आपकी हेल्थ ही खराब है तो पैसे का आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। पैसे को एंजॉय तभी कर पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप अरबपति हो, आपके वर्ल्ड के चुनिंदा लोगों में आपकी गिनती होती है, बट हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, उस पैसे को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंजॉय तभी कर पाओगे जब हेल्थ अच्छी होती है। हेल्थ अच्छी करो। कुछ लोग जो अपनी हेल्थ को, अब विराट कोहली है, रोहित शर्मा भी है। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली में आप कंपैरिजन देखोगे तो विराट कोहली ने कितने अच्छे तरीके से अपनी फिजिक को मेंटेन किया हुआ है। वो लोगों के लिए आइडल बना हुआ है, इसके अंदर लोग उसको आइडियल मानते हैं। वो स्पोर्ट्स पर्सन तो मानते ही हैं, और वो केवल बॉइल्ड खाता है, केवल उबला हुआ, मसाले वगैरह कुछ भी नहीं खाता है।
और तुम तो क्या वेट कर रहे होगे, जल्दी से क्लास खत्म हो, बाहर मोमोज वाला बैठा हुआ है, कुरकुरे मोमोज लेके आएंगे, सोया मोमोज लेके आएंगे, पनीर मोमोज लेके आएंगे, आधी किलो लौटते समय चाउमीन भी पैक करवा लेंगे। मैदा हम लोग पेट में डाले जा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, आप अभी समझ ही नहीं पाओगे। अभी आपकी बॉडी प्राइम उसमें है, 20-22 साल पे बिल्कुल शिखर पे होती है बॉडी के हर पार्ट्स, खूब अच्छा डाइजेशन है, सब चीज पचती चली जा रही है। बट मैदा क्या इम्पैक्ट डालता है शरीर के अंदर, आपको पता ही नहीं है इस चीज के लिए। मैगी खा लोगे वो भी आपकी मैदा की बनी होती है। मैदा ग्लूटेन फ्री नहीं होता है, मैदा पेट में जाके चिपकता है। जनरली वो चीजें खानी चाहिए ग्लूटेन फ्री होती हैं। ग्लूटेन फ्री का मतलब हो गया इनमें चिपचिपाहट नहीं है, जो आपस में चिपकती नहीं है। 80 साल भी आदमी जी जाता है, सरकार कहती है अंकल जी हैट्स ऑफ टू यू, हम तो ताज्जुब है कि आपने क्या अपनी जिंदगी को मेंटेन किया हुआ है, और हम आपको टैक्स में तोहफा देना चाहते हैं, हम 5 लाख रुपए तक आपसे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लेंगे। तो जो 5% वाला था उसको जीरो कर दिया गया। पहले 2.5 लाख तक जीरो था, अगले 2.5 लाख तक 5 था, उनका दोनों को मिला के 5 लाख तक जीरो कर दिया गया। बोले हम 5 लाख तक आपसे टैक्स ही नहीं लेंगे, आपका टैक्स 5 लाख के बाद शुरू होगा। इसके बाद जो अगले आप 5 लाख रुपए कमाओगे उस पर हम 20%। सर 5% वाला कहां गया, वो तो जीरो कर दिया गया। 5% वाला लगेगा ही नहीं उनके ऊपर सीधे 5 लाख के बाद 20% वाला लगेगा। और अगर 10 लाख से ऊपर कमाते हैं तो टैक्स का रेट हो जाएगा 30%। तो यहां पे ये टैक्स के 3 रेट दे रखे हैं। जब भी आज के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये देखोगे, रेसिडेंट तो पेपर में आएगा ही आएगा, नॉन रेसिडेंट नहीं आएगा। आपके एग्जाम में नॉन रेसिडेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके एग्जाम में केवल रेसिडेंट का आएगा। इसलिए आप एक खास तौर से एज जरूर देखना। एज अगर नहीं लिखी हो तो 60 साल से कम मानते हैं हमेशा, और लिखी होगी फिर तो दे ही रखी होगी। एज अगर 60 साल है उससे ज्यादा दे रखी हो तो आपको चलाना पड़ेगा दूसरा वाला। और अगर उसकी एज दे रखी हो आपके लिए 80 साल या उससे ज्यादा की, तो फिर आपका तीसरा वाला स्लैब लगेगा। हाँ जी मैडम। कल क्लास लगा रहे हैं आप? कितने बजे से? 11 से लगा दो। क्या हो गया, क्या बात हो गई? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाऊंगा मैं। ओके मैं, रैंकर से मैडम का फोन था। ठीक है। फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रेस्पेक्टेड निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया, उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 105 बीएसी। उसके अंदर चेंजेज होते गए, चेंजेज होते गए, और इस समय जो टैक्स का रेट है इसके अंदर अमेंडमेंट। और जहां भी मैं लिख दूं अमेंडमेंट, वहां आप ये समझ जाओ बस पेपर में आने के चांसेस 100%। गारंटी ले रहा हूं इस अमेंडमेंट का पेपर में यूज। और गारंटी लेने वाली बात ही नहीं है, जब भी टैक्स का रेट निकालोगे तो रेट का चेंज तो होगा ही होगा। उन्होंने क्या बोला, एक टैक्स का रेट दे रहे हैं, पहली बात तो उसमें यह नहीं देखना है कि उम्र कितनी है। कितनी भी उम्र हो, चाहे 60 साल से ज्यादा, 60 साल से कम, 80 साल ज्यादा, हम एक ही स्लैब दे रहे हैं, बस केवल एक। पुराने वाला अगर नया वाला कहीं एप्लीकेबल हो रहा है तो वहां पे एज नहीं देखनी है। तीनों एज के लिए केवल एक ही स्लैब रहेगा। और वो स्लैब कितना होगा ध्यान से देखना। तो उन्होंने लिखा फर्स्ट 3 लाख रुपीज। जो पहले 3 लाख रुपए आप कमाओगे, फर्स्ट 3 लाख, उस पर टैक्स का रेट 0% होगा। फिर उन्होंने कहा इसके बाद जो आप अर्न करोगे नेक्स्ट 4 लाख रुपीज, उस पर टैक्स का रेट होगा 5%। और ये इस साल का बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा। पहले यहां पे 3 लाख लिखे थे, जो अभी दिसंबर में दे के आ रहे हैं उनको पता होगा यहां पे 3 लाख रुपए लिखा हुआ था, लेकिन इस 3 लाख रुपए को 4 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने कहा इसके बाद जो आप 3 लाख रुपए कमाओगे उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 10% के रेट से। फिर उसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने कहा इसके बाद जो आप कमाओगे 2 लाख रुपए, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा 15%।
और लास्ट ईयर तक क्या था, पूरा 3-3 चल रहा था। इस बार क्या किया, 15% का 1 लाख कम कर दिया और 5 लाख का 1 लाख बढ़ा दिया। तो 5% वाले पे तो 4 लाख हो गया और 15% वाले पे 2 लाख रह गया। सरकार से कहा गया महंगाई बहुत बढ़ गई है। सरकार ने कहा ठीक है। निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में कहा मैं 10,000 रुपए का बेनिफिट और दे रही हूं। और उन्होंने क्या किया, 15% में जो 3 लाख था वहां से 1 लाख रुपए हटा के निकाल के 5% वाले को 3 लाख को 4 लाख कर दिया। तो 1 लाख पे 15,000 रुपए बचा लोगे, 15,000 रुपए आपका बच गया। और 1 लाख पे 5% पे करना पड़ेगा 15 की जगह। 15,000 बचा के आपको 5,000 देना पड़ेगा, तो 10,000 का आपको बेनिफिट हो गया। तो निर्मला सीतारमन जी ने इस बार ये अमेंडमेंट किया कि जो 3 लाख के बाद था उसको 4 लाख किया और जो 15% वाला था उसको 2 लाख रुपए कर दिया। फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट 3 लाख रुपीज जो होंगे उस पर टैक्स आप 20% से पे करोगे। अब ये 15 लाख टोटल हो गया। 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 12 और 3 15। और उन्होंने कहा कि 15 लाख के ऊपर जो भी कमाओगे, एवा 15 लाख जो भी अर्न करोगे उस पर टैक्स का रेट 30% होगा। बच्चों को ये लगता है 25 वाला भी होना चाहिए क्योंकि 5-5 का डिफरेंस है। नहीं, 20 के बाद 25 नहीं है, 20 के बाद सीधे 30% है। 0%, 5%, 10%, 15%, 20% एंड 30%। और उन्होंने कहा ना उम्र देखनी है, ना ये देखना है कि वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, बस एक ही स्लैब चलेगा 115 बीएसी। इसको नाम दिया गया सेक्शन 115 बीएसी, या इसको न्यू रिजीम भी बोलते हैं। तो जब ये स्लैब आया तो लोगों ने कहा सर हम किस में जाएं, पुराना वाला बेनिफिशियल रहेगा या नया वाला बेनिफिशियल रहेगा। सर दोनों में चॉइस थी, हाँ दोनों में चॉइस थी। आप ओल्ड में भी जा सकते हो और न्यू में भी जा सकते हो। कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, तो मैंने सब लोगों से ये बोला देखो ऐसा है, समझो मेरी बात। 15 लाख के बाद तो यहां पे भी 30% है और इधर भी 30% है। 15 लाख से ऊपर जो भी कमाओगे वो तो दोनों जगह ही 30% रहेगा। तो जो भी अंतर पड़ेगा वो 15 लाख तक अंतर पड़ेगा। मेरी बात को दोबारा समझने की कोशिश करो। यहां 10 लाख के बाद ही 30% है और वहां 15 लाख के बाद 30% है। तो 15 लाख के बाद तो दोनों जगह 30% है। तो जो भी टैक्स में अंतर पड़ेगा वो 15 लाख तक का पड़ जाएगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं किसी मिस्टर एक्स की इनकम 15 लाख रुपए थी और वो ओल्ड रिजीम में जाए तो उसका टैक्स निकाल लेते हैं और न्यू रिजीम में जो तो टैक्स निकाल लेते हैं और पता चल जाएगा कि कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा उसके लिए ज्यादा यूजफुल है। और हमेशा पहला वाला स्लैब लगा के निकालेंगे। सर क्यों? ज्यादातर लोग जो टैक्स पे करते हैं इसी एज ग्रुप में फॉल करते हैं। ज्यादातर यंग लोग टैक्स पे कर रहे हैं 80-60 साल से कम वाले। तो जब भी हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं तो हमेशा पहला वाला स्लैब लगाते हैं, उससे कंपैरिजन करके देखते हैं कौन सा बेनिफिशियल है। 15 लाख से ऊपर कमाओगे फिर तो 30% दोनों जगह है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो 15 लाख तक पड़ेगा। तो ये जो मिस्टर एक्स है इसकी उम्र 27 ईयर्स मान लेते हैं और ये आपके पास आता है, सर आप तो पढ़े लिखे सीएमए करे हुए हो, मुझे ये बता दो कितना टैक्स मैं पे करूंगा। तो पहले उससे कहा गया ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग तुम्हारा टैक्स निकालते हैं। उससे कहा गया जो तुमने पहले 250 कमाए होंगे उस पर टैक्स तुम्हें पे नहीं करना है, 0। उसके बाद जो तुमने कमाए होंगे नेक्स्ट 2,50,000 उस पर आपको टैक्स पे करना है 5%, 12,500। और उसके बाद जो तुमने अगले 5 लाख रुपए कमाए होंगे उस पर टैक्स पे करना है 20%, 1 लाख। और 10 लाख के ऊपर कमाए होंगे और वो कितना आपने कमाया, 5 लाख, अब 10 लाख, वो हो जाएगा आपके लिए 5 लाख। और इस पर टैक्स 30% की रेट से 1,50,000। तो उस आदमी से हमने कहा कि 15 लाख पे पुराने सिस्टम के हिसाब से आपका टैक्स निकल के आएगा 2,62,500। 1,12,500, 2,12,500, 2,62,500 आपका ये टैक्स निकल के आएगा ओल्ड सिस्टम के हिसाब से। उसने कहा सर मैंने सुना है कि निर्मला सीतारमन जी ने कोई टैक्स का नया रेट भी दिया है, हम उसमें भी जा सकते हैं। मैंने कहा उसमें भी जा सकते हो।
बोले उसके हिसाब से भी टैक्स निकाल के दिखा दो। तो मैंने उससे कहा देखो फर्स्ट 3 लाख टैक्स 0% से 0 हो जाएगा। इसके बाद जो 4 लाख रुपए आप कमाओगे उस पे आप 5% से पे करोगे 20,000। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 लाख रुपीज आप अर्न करोगे उस पर टैक्स आप 10% से पे करोगे 30,000। उसके बाद जो अगले 2 लाख रुपए आपके होंगे उस पर टैक्स 15% से पे करोगे 30,000। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 लाख रुपए और होंगे उस पर टैक्स 20% से पे करोगे 60,000। देखो ऊपर भी मैंने यही रेट लिखा हुआ है। और यहां तक 15 लाख हो जाता है। 4 और 3 7 और 3 10 2 12 3 15। ये 15 लाख तक का टैक्स यहां पे भी निकल के आ गया। इसका टोटल भी कर लिया। 30 और 20 50 और 30 80 1,40,000। पुराने के हिसाब से जो टैक्स निकल के आ रहा था वो टैक्स आपका 2,62,500 था और ये 1,40,000। तो उसको कौन से में बेनिफिट रहा, न्यू में उसके लिए बेनिफिट रहा। और कितना टैक्स बेनिफिट मिल गया, 1,40,000। कितना बेनिफिट मिल गया, बेनिफिट मिल गया 2,62,500 माइनस 1,40,000। ये बेनिफिट उसके लिए मिल गया। तो 1,22,500। सोचो 1,22,500। इतना जबरदस्त बेनिफिट, 1,22,500 का बेनिफिट। तो सरकार तो फिर ओल्ड वाला खत्म कर दे। सरकार तो चाहिए रही ओल्ड वाला खत्म हो जाए, फिर तो हर वाला न्यू में ही जाएगा। सर ये तो बेफालतू की बात हो गई, आदमी के पास ऑप्शन है। ये तो वर्ड ही मत लगाओ सर ऑप्शन है। आप जब हमें साफ साफ दिखाई 15 लाख के बाद तो बराबर पे करना है, इधर भी 30% उधर भी 30%। बट 15 लाख तक की जो डिफरेंस निकल के आ गया वो 1,22,500 आ गया। तो कोई भी आदमी क्यों जाएगा ओल्ड वाले में, नए में जाएगा। तो जगह जगह चर्चाएं होने लगी, निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स का रेट कम कर दिया, अब टैक्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा, 1,15,00,000 तक के आसपास का बेनिफिट मिल गया। लेकिन देखते हो कई चीजों में छोटो लिखा होता है कंडीशन से अप्लाई। इसके अंदर भी स्टार बना के लिख दिया निर्मला सीतारमन ने कंडीशन से अप्लाई। स्टार बनाया और फिर लिख दिया कंडीशन से अप्लाई। कई जगह जाते हो 50% फ्लैट सेल और नीचे लिखा होता है कंडीशन से अप्लाई। उसमें लिखा होता है अगर आप 2 खरीदोगे तो तीसरे वाले पे 50% का आपको ऑफ मिलेगा। ये कंडीशंस अप्लाई भी छोटा 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 तो नहीं लिखा था, बड़ा बड़ा लिखा था, पर कंडीशंस अप्लाई लिखा था। और मैंने कहा मैडम कंडीशंस क्या है, तो मैडम ने कहा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U नॉट अलाउड। और निर्मला सीतारमन जी ने कहा अगर दूसरे केस में जाओगे तो 80C to 80U का बेनिफिट आपके लिए नहीं दिया जाएगा। जो मैंने अभी बताया, सरकार 80C to 80U बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। यहां तो केवल 2 बेनिफिट मैंने बताए हैं, इन्वेस्टमेंट्स और डोनेशंस वाला। बट यहां पे लिख दिया गया है सर केवल यही बेनिफिट वापस लिया गया, नहीं बेटा बहुत सारे बेनिफिट्स वापस लिए गए। जब सरकार 1,22,500 का बेनिफिट दे रही है तो इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स आपसे वापस ले लिए गए। एक बच्चा मार्केट में कहता है मम्मी मुझे ये टॉफी दिलवा दो, फिर कहता है मुझे ये खिलौना दिलवा दो, फिर कहता है कि मुझे ये वाला रैकेट दिलवा दो, फिर कहता है कि मुझे ये चीज बुक दिलवा दो। फिर एक जगह वो अड़ जाता है कि नहीं मुझे डोमिनोज का पिज्जा खाना है। मम्मी पापा भी कहते हैं बेटा देख लो पिज्जा तो अब वो चीजें कोई 10 रुपए की चीज, कोई 5 रुपए, कोई 8 रुपए की चीज, टोटल 100 रुपए का खर्चा होता है माँ बाप का। डोमिनोज का पिज्जा 250 रुपए का आएगा। तो वो कहते हैं मम्मी पापा देख लो बेटा अगर डोमिनोज का पिज्जा खाओगे तो चीज हम तुम्हें नहीं दिलवाएंगे, तुम डिसाइड कर लो क्या खाना चाहते हो। तो डोमिनोज में अगर खाओगे तो छोटी मोटी चीजों के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रख लेना। फिर जो आप टॉफी कह रहे थे, जो आप चॉकलेट्स कह रहे थे 20 रुपए वाली 10 रुपए वाली, या फिर जो आप एक टॉय कह रहे थे छोटा सा, वो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि हम आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं। इनकम टैक्स में हमें बहुत सारे लीगल बेनिफिट्स मिलते हैं, इलीगल की बात नहीं कर रहा हूं, इलीगल की तो बात ही नहीं करूंगा। वो तो फाइल में जब मेरे पास आओगे तब बात करेंगे हम इलीगल क्या होता है।
तो वहां पे 3 टर्म्स डिस्कस करेंगे, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन का मतलब ही चोरी हो गया। हम बात करेंगे फाइल के अंदर, उस बात को भी करेंगे लोग किस तरीके से गलत तरीके से टैक्स बचाते हैं। इंटर लेवल में सब कुछ साफ सुथरा चलेगा, टैक्स के प्रोविजंस पढ़ाई जा रहे हैं। इनकम टैक्स बहुत सारा बेनिफिट्स आपको देते हैं, सैलरी के अंदर भी बेनिफिट्स मिलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो वापस ले लिया, हम तुम्हें 80C टू 80U का बेनिफिट नहीं देंगे। मेरी बात को आप समझ पाओ, इसके लिए मैं इसी एग्जाम्पल को तुरंत आगे बढ़ाता हूं जो मैंने अभी अभी आपको टीच किया। सर वो एग्जाम्पल क्या है, दोबारा से देखो। उस एग्जाम्पल के लिए मेरे पास वो आदमी दोबारा से आके कहता है, बंसल जी आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, मेरा नाम मिस्टर एक्स है, मेरी एज 27 ईयर्स है, मैं रेसिडेंट हूं, और सर मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, जो 80C में मुझे बेनिफिट दिलाता है इन्वेस्टमेंट, वो मेरा इन्वेस्टमेंट था आपके लिए 1,50,000 का। और सर मैं बहुत दयालु हूं, एक जगह बाढ़ आ गई थी तो मैंने सरकार को 3 लाख रुपए का डोनेशन भी दे दिया, और मेरी जो 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 इनकम निकल के आई थी जीटीआई, वो 15 लाख रुपए निकल के आई थी, जीटीआई 15 लाख। सर मेरा टैक्स निकाल सकते हो? मैं कहता हूं हाँ, हम आपका टैक्स निकाल सकते हैं। और हम उसका टैक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रिजीम में हम उसकी जीटीआई लिखेंगे 15 लाख, और क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो हम उसको कहेंगे देखो यहां से 80C माइनस कर देते हैं 1.5 लाख रुपए, और यहां से हम माइनस कर देते हैं 80G, जो आपने डोनेशंस दिया था अच्छे कामों के लिए 3 लाख रुपए। और अब जो आपकी टैक्सेबल इनकम निकल कर आई, वो टैक्सेबल इनकम कितनी निकल कर आएगी? वो निकल के आएगी 11 लाख नहीं, 10,50,000। वो इनकम आपकी निकल के आएगी 10,50,000। मैं आपके डाउट्स लूंगा, लेकिन ऑनलाइन का मैं यही कंसेप्ट हमेशा रखता हूं कि आप क्या करो, आप पहले अपना कॉपी पेन लेके हमेशा बैठो, जितने भी डाउट्स लो, जितने भी डाउट्स, आधे घंटे तक मैं आपके डाउट्स ही लेता रहूंगा। मैं डाउट्स लेने में कभी भी, मुझे जूम पे पढ़ाने पे एक बेनिफिट मुझे और भी होता है, क्लास पढ़ाते समय मुझे हमेशा शांति चाहिए होती है। आप भी देखते थे बच्चे बात करते थे, मैं डिस्टर्ब होता था। मैं कहता हूं इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहा हूं, मेरी बातें सुनो, मैं बहुत अच्छे नंबरों से आपको पास करवा दूंगा। और इसका इंपैक्ट आपने देखा, जो अभी बैच हमारे पास था, पिछला बैच जो आप दिसंबर जून वाला बैच था, इतने प्यारे प्यारे बच्चे उसके अंदर थे। बड़ा सीरियसली लिटरली बता रहा हूं मैं, हम लोग बात भी करते थे, इतना अच्छा बैच शायद हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। जब से मैं रैंकर्स में पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद से भी वो हमारा बेस्ट बैच था। हम लोग ऑफिस में बोलते थे, मैं, अरुण सर, अजय सर, अमरिंदर सर, दीपक सर, सब बात करते थे, सर ये बैच में बच्चे कितने भी इससे मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों की सिंसियरिटी मैचलेस है। और उस बैच ने हमें रिजल्ट दे के दिया। उस बैच से ऑल इंडिया रैंक भी हम निकाल के लेके आए, और दो दो ग्रुप निकालने वाले इतने सारे बच्चे, मोनिका ने निकाला, दिया ने निकाला, अंशिका ने निकाला, दानिश ने निकाला, दो तीन तीन चार बच्चे और भी थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। इतने सारे बच्चे एक ही ग्रुप से, आपको 10-12 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, दोनों ग्रुप निकाल रहे हैं। एक ग्रुप तो लाइन लगा के निकले थे। इसका मतलब बच्चे अगर सीरियसली पढ़ें तो रिजल्ट मिलता है, बच्चों को सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। और उसमें से जो लड़की थी, 2-3 लड़कियां बताई, उन्होंने मोबाइल रखना छोड़ दिया था। और फाइनल में सारे बच्चों ने मुझे, मेरा सुबह एमडब्ल्यू टीटीएस में सुबह 6:30 से 9 बैच होता है, जितने भी बच्चे हमारी कोचिंग के बाहर के बच्चों ने ज्वाइन किया है, जितने भी बच्चों ने दोनों ग्रुप पास किए, अब वो मुझसे फाइल में सुबह सुबह पढ़ने के लिए आते हैं। फाइल में क्यों रिपीट कर रहे हैं, दोबारा क्यों पढ़ने आ रहे हैं? उन्हें इंटरेस्ट आया इन सब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहली प्राइम कंडीशन है टीचर को अपना डिवोशन दो। टीचर को डिवोशन दोगे, टीचर बदले में टीचर कैसा भी हो, अगर टीचर ये जानता है मुझे सुना जा रहा है, तो वो सारी नॉलेज देने की कोशिश करता है। जूम पे सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये लगता है कि मुझे डिस्टरबेंस किसी भी तरीके का नहीं होता है। मैं बोल रहा हूं, सारी बातें दिल खोल के बच्चे सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है बगल वाला कौन ही मार रहा है, वो उसको बोल रहा है, वो नीचे कोई मोबाइल चलाने, अब चला रहे हो, अपना ही लॉस कर रहे हो, मेरा क्या लॉस कर रहे हो? लेकिन इस साइड में जब हम जीटीआई लिखेंगे 15 लाख रुपए, और निर्मला सीतारमन जी ने कह दिया भाई साहब इन्वेस्टमेंट्स किया भी है आपने तो हम बेनिफिट देंगे नहीं, 80C का भी नहीं देंगे हम आपको, और 80G का बेनिफिट भी नहीं देंगे, और टोटल इनकम 15 लाख।
सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ, सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट थी वो खत्म होती चली जाएगी। अगर फ्यूचर में ओल्ड रिजीम को परमानेंटली पूरा का पूरा हटा दिया गया, न्यू रिजीम को रखा गया, तो आदमी जो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया करता था, वो इन्वेस्टमेंट करने की उसकी हैबिट ही छूट जाएगी। सरकार ये चाहती है सारा का सारा पैसा मार्केट में रहना चाहिए। ये भी इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल होता है। इकोनॉमी को किस तरीके से हम बढ़ाएं आगे, उसके लिए इतना पैसे का सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो लोग अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उसको फिर मार्केट में रखेंगे, खर्च करेंगे, तो पैसा सर्कुलेशन में रहेगा। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री को हम बहुत डेवलप्ड कंट्री से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जहां किसी के पास रोटी भी कई बार नहीं होती है, वहां ये करना कि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट भी मत करो, उसके भैया आप हर किसी के पास गारंटी है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो वो आपको अलाउंस देते हैं घर चलाने के लिए। वो कहते हैं आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ये हमारी फेलियर है। सरकार आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, आपने हमें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए चुना है, तो हमारी गलती है। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, अगर आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो सरकार आपको अलाउंसेस देती है। सरकार कहती है पर वीक या पर मंथ इतना पैसा हम आपको देंगे, उनकी करेंसी के अंदर आप अपने घर के खर्चे चलाओ, भूखे नहीं मरने देंगे। ऐसे कंट्री के अंदर अगर आप कभी कहते हो कि चलो इन्वेस्टमेंट्स मत करो, वहां समझ में आता है। लेकिन यहां पे एक कंपनी एक फरमान लेके आती, तुगलेगी फरमान कि हमने निकाल दिया 300 एम्प्लॉयज के लिए, कोई अता ही पता ही नहीं है उनकी नौकरी कहां लगेगी, और बेचारों के पास इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपने मोटिवेशन और नहीं दिया, सिर्फ अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कर लेते। मैंने फिर कहा जिम के अंदर जो चीज तुम्हें इंस्टेंट बेनिफिट नहीं देती उसमें हम इंटरेस्ट जाते नहीं। तुम्हारी एज पे तुम्हें ये समझाना इन्वेस्टमेंट करो, ये समझदारी नहीं होगी, तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आएगी। हाँ, तुम्हारा टैक्स बच जाएगा इसलिए इन्वेस्टमेंट्स करो, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हो। इसलिए मैं निर्मला सीतारमन जी से गुजारिश करूंगा कि अगर नए को ही आप रखते हो, पुराने को खत्म भी करते हो, ये र्यूमर्स आ रही हैं कि पुराने को परमानेंटली खत्म कर दिया जाएगा, तो कम से कम 80C वापस ले आओ। 80C टू 80 में जितनी बाकी की हैं उनको वापस लेके मत आओ, और 80C वापस ले आओ। इसी बहाने आदमी 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, 10 साल तक भी करेगा, तो उसने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लग के कम से कम ये 25-30 लाख रुपए का हो जाएगा। 10-15 साल में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट उसकी लाइफ में होती है, उसको पैसे की लमसम में रिक्वायरमेंट होती है, ही हैज ए सोर्स एटलीस्ट। तो मेरी गुजारिश तो यही है कि 80C इंडिया ऐसे कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम, उस आदमी ने कहा सर मैंने 15 लाख रुपए जीटीआई थी मेरी, और एक 50 मेरा इन्वेस्टमेंट था, 3 लाख का डोनेशन दिया, मेरा टैक्स निकाल दो। अब यहां पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग तो इनकम 10-50 हो गई, पुराने रिजीम के अकॉर्डिंग, और नए के रिजीम के 15 लाख रही। इसका टैक्स तो हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, 1,40,000 रुपए निकल कर आएगा। देखो, 1,50 पर टैक्स कितना निकाला था हमने, 1,40। अब 10-50 पर टैक्स निकालते हैं इसका, तो हम कहते हैं देखो फर्स्ट 250 जो होगा उस पर टैक्स का रेट 0% होगा, तो 0 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट 2,50,000 होगा उसका टैक्स 5% होगा, तो 12,500 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 लाख रुपीज होगा उस पर रेट आपका लगेगा 20%, ये 1 लाख रुपए हो गया। और जो 50,000 रुपए इसके एवब होंगे उस पर 30% लगेगा, तो ये 15,000 हो गया, और ये आ गया 1,27,500। 10 और 10 20 और 5 7 27, 1,27,500। कौन सा बेनिफिशियल रहा, पुराना वाला बेनिफिशियल रहा। तो ये मत समझना कि आप सर पुराना वाले की तो वही बेकार हो गया, हमें कितना बेनिफिट मिल गया, 1,22,500 का बेनिफिट हो गया, तो कोई पुराने में क्यों जाएगा। जिसने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे होंगे, जिसने डोनेशंस दे रखे होंगे, उसको कई बार पुराना वाला भी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि उसकी इनकम इतनी ड्रास्टिकली कम चली जाएगी कि उसको हो सकता है पुराने वाले में टैक्स कम निकल के आए। और मैंने यहां एग्जाम्पल निकाल के प्रूव किया कि पुराना वाला भी आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो सर आदमी हर साल दो दो बार चेक कर रहा है, यही तो चक्कर पड़ गया। यही तो टैक्स, वैसे तो सही बात भी है सर, टैक्स इजी होना चाहिए, डिफिकल्ट होना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हो एज ए पेयर तो टैक्स इजी होना चाहिए, और एज ए प्रोफेशनल पूछ रहे हो डिफिकल्ट होना चाहिए। सर डिफिकल्ट क्यों होना चाहिए, तभी तो आपके पास लोग आएंगे जब टैक्स डिफिकल्ट होगा। जब टैक्स डिफिकल्ट होगा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब जीएसटी के रेस्पेक्ट में एक चर्चाएं खूब चल रही हैं। निर्मला सीतारमन जी ने कहा आपने एक कार खरीदी फिर बेची, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। लोग बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं, हमने 10 लाख की कार खरीदी, पुरानी हो गई, हमने 4 लाख की कार बेच दी, हमें 6 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो हमें 6 लाख रुपए पे जीएसटी पे करना पड़ेगा।
सोशल मीडिया पे मीम्स बने जा रहे हैं और लोग उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। निर्मला सीतारमन ने जो एग्जाम्पल दिया वो अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन लोगों को भी तो नॉलेज नहीं है। तो कल मेरे पास एक अपने ही कोचिंग का टीचर का फोन आया, सर ये सब जगह यही रूमर्स हैं, असली इंटरप्रिटेशन क्या है? तो उन्होंने करके दिखाया कि वो क्या कहना चाहते हैं निर्मला सीतारमन। उन्होंने कहा इट साउंड्स लॉजिकल, ये बात सही है। चीजें आदमी क्या कहा जाता है, क्या समझता है। अब बायो की फील्ड का आदमी है, मैथ्स की फील्ड का आदमी, जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, वो तो क्या समझेगा? तो वो आपको पैसे तभी देगा ना, वो डिफिकल्ट होगा। तो अब आज के पास जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा, जब तक पुराने वाले को परमानेंटली हटा नहीं रहे हैं, तब तक तो वो दो पूछेगा, सर मैं पुराने में जाऊं नए में जाऊं। आप उससे एक की बात पूछोगे, अच्छा ये बताओ तुमने कहाँ का पैसा इन्वेस्ट किया था, जो 80C टू 80U का, फिर दोनों टैक्स निकाल के देखोगे, जो कम आएगा आप उसमें जाने का सजेशन दे दोगे। लेकिन एक बात बहुत अच्छे तरीके से कान खोल के सुन लो, बहुत, ये डिफॉल्ट है और ये ऑप्शनल है। डिफॉल्ट और ऑप्शनल में क्या अंतर होता है? अगर आप 15 बीएससी में जाना चाहते हो तो आप चले जाओ, जिस समय आप टैक्स पे कर रहे हो आप सीधे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको पहले इनकम टैक्स ऑफिसर को बताना पड़ेगा हम ओल्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप जिस समय अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो, आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब वो फॉर्म जिसमें आप अपनी सारी इनकम के पर्टिकुलर्स बताते हो, टैक्स जमा करते हो, उसको कहा जाता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। एक फॉर्म होता है जिसके थ्रू आप सरकार को अपनी इनकम के बारे में बताते हो और वो हम टैक्स पे कर रहे हैं ये बताते हो। जिस समय आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो, अगर आपने कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो टैक्स बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब 15 बीएससी के अकॉर्डिंग पे करना चाहते हो। लेकिन पुराने में जाना चाहते हो तो आपको पहले वो चूज करना पड़ेगा। और कई बार एक फॉर्म होता है, एसएससी को वो फॉर्म भर के देना पड़ेगा आपके लिए, वो उसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर को वो फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि हम पुराने में जाना चाहते हैं, तो पुराने में जा पाओगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट है, एग्जाम में अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरीके से निकालो, तो फिर आप नए से ही निकालोगे, 15 बीएससी के अकॉर्डिंग ही निकालोगे, क्योंकि वो डिफॉल्ट है। इसका मतलब उस आदमी ने कोई सिलेक्ट नहीं किया, जब कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बाई डिफॉल्ट होगा वही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो कैसे निकाला जाए, तो आप बाई डिफॉल्ट 15 बीएससी वाला ही निकाल के आओ। हाँ, अगर उसको पुराने वाले से करवाना है तो टीचर को क्वेश्चन में देना पड़ेगा कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इफ ही ऑप्टेड ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो आपको 15 बीएससी के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। मैं कैसे करवाता हूं? मैं दोनों तरीके से निकलवाता हूं। मैं हर क्वेश्चन में आपसे ये पूछूंगा कि टैक्स निकालो नए के अकॉर्डिंग भी, पुराने के अकॉर्डिंग भी, क्यों? मुझे दोनों की प्रैक्टिस करवानी है। बट एग्जाम देने जब जाओगे आप, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो नए वाले से निकालोगे, और लिखा होगा ही ऑप्टेड फॉर द ओल्ड वन, तभी आप पुराने वाले से निकालोगे। तो ये निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स का रेट दिया, लेकिन एक उन्होंने बहुत अजीब सी बात करी, 80C टू 80U का बेनिफिट वापस ले लिया। तो हर क्वेश्चन को करते समय 2 बार इनकम को निकालना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा उस पर्सन के लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पहले आपको करने के लिए दूंगा, लेकिन उससे पहले डाउट्स मैं आपके लेना चाहूंगा, क्योंकि 1 घंटे से लगातार मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैंने एक बार भी आपको बोलने का मौका नहीं दिया। अगर मैं कभी टीच कर रहा हूं और आपको ऐसा लगता है कि जो आपका डाउट है बहुत ही अर्जेंट है, अगर आप भी जवाब नहीं दिया तो इमीडिएटली आपको आगे समझ में नहीं आएगा। कई बार ऐसा लगता है यार वहीं दिमाग अटक गया है, तो हैंड रेज कर दो, मैं पूछ लूंगा आपसे, बेटा अपना डाउट्स पूछो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बोलिए, डाउट बोलिए। आकृति, अभिमन्यु मिश्रा, आदर्श, गौतम, काजल राजपूत, करण, प्राची, डाउट बोलिए बेटा अपने प्लीज। गौतम साहब क्या हाल चाल है? ऑल गुड, आप बताइए। मैं तो बेटा मस्त हूँ। आओ कभी मिलने को, आओ रैंकर्स में। बिल्कुल सर, जरूर। बता हम्म। देना आप कब कब आ रहे हैं, मतलब डेज क्या है। मैं तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेकर 3-4 बजे तक वहीं मिलता हूँ। ओके ओके, नो इशू सर, जल्दी मिलेंगे। आकृति ने कहा क्लियर है, हाँ बेटा आओ, जरूर आओ प्लीज। काजल राजपूत ने कहा ओके, अंकित ने कहा। बोलिए, डाउट बोलिए, ठीक है क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग मुझे।
छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। मिस्टर एक्स 62 years resident provides following information for assessment year 25-26। इस असेसमेंट ईयर में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आपके पास प्रीवियस ईयर में नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर में पैसा कमा रहा था, सीएमए के पास पर्सन हमेशा असेसमेंट ईयर में आएगा, तो 25-26 में वो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इनकम कमाई गई होगी प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर। उसने कहा सर जो मेरी टैक्सेबल सैलरी थी वो 7,50,000 रुपए थी। मेरी पीजीबीपी की जो इनकम थी टैक्सेबल, जब मैंने पूरी कंप्यूट कर ली कि कितने पे मुझे टैक्स पे करना है, तो वो इनकम 3,90,000 रुपए निकल कर आई सर। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को मैं आगे से बोलूंगा IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IFOS। और ये इनकम थी 1,35,000। उसने कहा सर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था जो कि 80C के लिए एलिजिबल था, और वो 1,30,000 रुपए का मैंने किया था। सर मैंने देश के कामों के लिए डोनेशन दिया, एक जगह सुनामी आ गई थी, मैंने डोनेशन दिया जिसका मुझे 80G में बेनिफिट मिल जाएगा 1,25,000 रुपए का। सर मुझे ये बता दो ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए या न्यू रिजीम में जाना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, दोनों तरीके से अपने टैक्स निकालो, चैट बॉक्स में लिखो आपका क्या आंसर है। आकृति का आया, अंकित का आया, अभिमन्यु का आया, गौतम का आया, प्राची का आया। यू कीप पोस्टिंग योर आंसर्स, तब तक मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं निकालता हूं ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले उसकी सारी इनकम का टोटल कर लेते हैं, वो बन जाएगा जीटीआई। सारी इनकम के टोटल को कहा जाता है जीटीआई। तो सबसे पहले जीटीआई निकालते हैं, 7,50,000 रुपए प्लस 3,90,000 रुपीज प्लस 1,35,000, ये हो जाएगा 12,75,000। ओल्ड रिजीम में उसको 80C का बेनिफिट भी मिलेगा 1,30,000 रुपए का, और 80G का बेनिफिट भी मिलेगा 1,25,000 रुपए का। उसकी जो टोटल इनकम निकल कर आएगी वो हो जाएगी 12,75,000 माइनस 1,30,000 माइनस 1,25,000, ये हो जाएगी 10,20,000। इस पर टैक्स निकाल देते हैं। तो टैक्स ये था, पहले 3 लाख रुपए पे जीरो, फर्स्ट 3 लाख पे जीरो। सर 3 लाख क्यों? क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में जो उम्र दे रखी है वो 62 ईयर्स दे रखी है, इसलिए उस पर ये वाला स्लैब लगेगा। बीच वाला 3 लाख से जो शुरू होता है ये वाला स्लैब लगेगा। मैंने जो उम्र क्वेश्चन में दे रखी है वो 62 ईयर्स दे रखी है, तो 3 लाख वाला लगेगा। पहले 3 लाख रुपए पे उसका टैक्स हो जाएगा जीरो। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख रुपीज पे टैक्स हो जाएगा 5% के रेट से 10,000 रुपए। इसके बाद अगले जो 5 लाख रुपए होंगे उस पर टैक्स 20% से हो जाएगा 1 लाख रुपए, और इसके ऊपर जो भी होगा वो 20,000 रुपए था। 10 लाख के बाद उस पर टैक्स 30% के रेट से 6,000, 1,16,000 रुपए टैक्स निकल के आएगा ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये न्यू रिजीम में जाता है जो डिफॉल्ट वाला है, तो जीटीआई होगी 12,75,000। डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, न 80C का बेनिफिट मिलेगा न 80G का मिलेगा। और उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, सर आपने इधर लिखा है टोटल इनकम, इधर लिखा है टैक्सेबल इनकम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे टोटल इनकम बोलो चाहे टैक्सेबल इनकम बोलो, दोनों का एक ही मतलब होता है।
टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम का दोनों का एक ही मतलब होता है। इस पर टैक्स निकालेंगे तो जो पहले 3 लाख रुपए होंगे, फर्स्ट 3 लाख, उस पर 0% से 0, और नेक्स्ट 4 लाख, जितने बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें अभी 3 की जगह 4 लाख याद करना पड़ेगा, 5% हो जाएगा 20,000। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 लाख रुपीज होंगे उस पर टैक्स हो जाएगा 10% के रेट से 30,000। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 लाख रुपीज होंगे उस पर टैक्स 15% से हो जाएगा 30,000। देखो 12 लाख तक का टैक्स आ गया, 4 3 7 और 3 10 2 12, और 12 के ऊपर उसने कमाया 75,000 रुपए। वैसे तो अगले 3 लाख पे 20% होता है, और उसने केवल 75,000 रुपए कमाए, तो 20% के रेट से हो जाएगा 15,000 रुपए। टोटल कर लेते हैं, 30 और 30 60 और 80, और ये हो गया 95,000। तो पुराने के अकॉर्डिंग टैक्स निकल के आया 1,16,000 बेनिफिट देने के बाद भी, लेकिन नए के अंदर उसका तब भी उसने बेनिफिट नहीं लिया, तब भी कम निकल के आया। सर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि पुराने के अंदर रेट बहुत कम है, 5 के बाद सीधे 20 है, जबकि नए वाले में 5 के बाद 10 भी है, 5 के बाद 15 भी है, फिर 20 पे आते हैं। लेकिन पुराने वाले में 5 के बाद सीधे 20 है, 5 के बाद सीधे 20, और यहां पे 5 से 20 में पहुंचते पहुंचते 10 भी लगेगा, 15 भी लगेगा, इसलिए नया वाला कई बार बेनिफिशियल निकल के आता है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो बेनिफिशियल है वो न्यू वाला है, उसको न्यू रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए, ओल्ड वाले में उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि 80C to 80U का बेनिफिट लेने के बाद हमेशा ओल्ड वाला बेनिफिशियल हो। मैं इसलिए क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया ये प्रूव करने के लिए, बेनिफिट लेने के बाद भी अगर कम बेनिफिट लोगे, ज्यादा अमाउंट का बेनिफिट लोगे तो ओल्ड वाला आपका कम हो जाएगा, बट कम अमाउंट का बेनिफिट लोगे तो नया वाला जीत जाएगा। इस क्वेश्चन में नया वाला जीत गया और टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 95,000। तो यहां पे उन्होंने जो आंसर दिए हुए हैं, गौतम का 115 BSc ठीक था, अभिमन्यु मिश्रा ओल्ड में जाना चाहिए, नीचे रीजन लिख के बताओ बेटा ऐसा क्यों लिखा, मेरे सब न्यू में जाना चाहिए। गौतम के ठीक है दोनों आंसर, प्राची के ठीक है, अंकित के दोनों ठीक है, आकृति के दोनों ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा ओल्ड रिजीम में 1,16,000, 1,49,000 गलत है बेटा। रिजीम न्यू रिजीम के अंदर 15,30,000 कैसे? 15,30,000 ही है, 15,30,000। वो गलत हो गया था मेरे से। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जितने फेस टू फेस में करवाता हूं उतने ही ओल्ड में करवाऊंगा, बल्कि ज्यादा ही करवाऊंगा। बस डिक्टेट नहीं करूंगा। इस बार क्लास के अंदर भी मैंने खत्म कर दिया डिक्टेट करने का। ऑलरेडी ग्रुप में पीडीएफ, या आपको पीडीएफ जो मैं दूंगा उसके पहले ही पहुंच जाएगी, वही क्वेश्चंस क्लास में किया करेंगे जो पीडीएफ आपको दी जाएगी। जितने भी बच्चे फाइनली ज्वाइन करेंगे उनका एक अलग से ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, जो पेन ड्राइव खरीदेंगे उनका भी उसी ग्रुप में ऐड होते चले जाएंगे। तो वो रैंकर्स के ग्रुप से अलग हमारा एक ग्रुप होगा जो केवल एसबीटीसी इंटरटेक्स के नाम से ग्रुप होगा। आप लोगों को सबको उसमें ऐड कर दूंगा, उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि जो ग्रुप वाली जो रैंकर्स के ग्रुप में तो पूरे ग्रुप के मैसेज आएंगे। ये पैरेलल ग्रुप है, ऑल्टरनेट क्लास चल रही है, इसलिए इसका अलग से मैं एडमिन बन के इसके लिए बना दूंगा। जो टैक्स हम निकालते हैं, चाहे ओल्ड वाला चाहे न्यू वाला, इसमें एक आखिरी चीज ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर हमने सुना था एक चीज सरचार्ज भी होती है। हाँ, सरचार्ज भी ऐड करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा अमीर होते हो तो सरचार्ज लगाते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बेसिक्स चल रहे हैं इसलिए बेसिक्स पढ़ा रहा हूं। सरचार्ज का जिक्र बाद में करेंगे, सरचार्ज का जिक्र तब करेंगे जब टैक्स लायबिलिटी दोबारा से टीच करूंगा। सर अभी टैक्स लायबिलिटी आप सिखा रहे हो, हाँ बहुत अच्छे लेवल पे सिखा रहा हूं, तब भी कुछ बातें और चैप्टर्स पढ़ने के बाद ज्यादा समझ में आएंगी, तब सरचार्ज का जिक्र करेंगे। लेकिन अभी जो चीज कंपल्सरी लगाई जाती है, सरचार्ज तो जनरली नहीं लग, जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे उसमें सरचार्ज कभी लगता ही नहीं है, हालांकि पढ़ाऊंगा, लेकिन एक टैक्स हमेशा लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। और ये इसका टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और ये आपका जो निकल के आता है इसको बोलते हैं टैक्स पेबल, और हम सरकार को ये टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं। तो जितने भी टैक्स हमने निकाले, चाल 1,16,000 का 4% ऐड करेंगे, और इधर भी 95,000 का 4% ऐड करेंगे।
ये सर क्या होता है, टैक्स को हम कई नामों से बुलाते हैं। टैक्स को हम टैक्स भी कहते हैं, ड्यूटी भी कहते हैं, सरचार्ज भी कहते हैं, सेस भी कहते हैं। जैसे कस्टम्स के संग ड्यूटी बोला जाता है, जो गुड्स पे लगाई जाती है, एक्साइज के संग ड्यूटी बोला जाता है। इनकम पे हमेशा टैक्स साथ में लगाया जाता है। इसी तरीके से जब आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हो, इनकम टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स ही लगा रहे हो, बट टैक्स के ऊपर टैक्स तो सरचार्ज बोला जाता है। लेकिन सरकार जब भी कोई टैक्स आपसे लेती है और साथ में यह बताती है कि इस पैसे को हम इस काम के लिए ही खर्च करेंगे, लेते समय ही यह बताया जाए कि इस काम के लिए खर्च करेंगे। आपके आपसे घर वालों का डिसाइड हुआ कि हम आपको 1000 रुपए दे देंगे, आप क्या करोगे 1000 रुपए पॉकेट मनी का, हमें मतलब नहीं है, आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। आप फिर चाहे उसके लिए बुक्स खरीदो, चाहे उसके लिए आप दोस्तों के संग घूमने के लिए जाओ, चाहे मूवीज देखो, चाहे रेस्टोरेंट जाओ, मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको घर वाले कहते हैं बेटा ये 200 रुपये हम ट्यूशन फीस के लिए ही दे रहे हैं, तो देते समय ही बता दिया क्या पर्पज है। तो सरकार जब हमसे टैक्सेस लेती है तो ये नहीं बताती इस पैसे को हम खर्च कहां पे करेंगे। पूरे पूरे साल में सरकार की जो टोटल इनकम होती है उसका लेखा जोखा, फिर उसमें से वो एलोकेशंस करती है, इतना पावर सेक्टर में खर्च करेंगे, इतने एम्स खुलवाएंगे, इतने आईआईटीज खुलवाएंगे, इतना हम एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे, इतना हम राशन पे खर्च करेंगे। लेकिन जब 4% सरकार आपसे लेती है तो ये बता रही है इस 4 को तो दो ही कामों के लिए खर्च किया जाएगा, एजुकेशन के प्रमोशंस के लिए और हेल्थ स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। तो जब सरकार टैक्स लेते समय पहले ही आपको ये बता दे कि हम खर्च कहां करेंगे, इसके अलावा खर्च करने का हमारे पास राइट ही नहीं होगा, तब उस टैक्स को सेस कहा जाता है, CESS है ये भी टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स में सरकार ले तो रही है बट खर्चा सड़क पे करेगी, इस साइंस के ऊपर करेगी, एजुकेशन पे करेगी, गरीबों के लिए करेगी, हमें ये नहीं बता रही है। सरकार टोटल का बता देगी हम कहां का एलोकेट करेंगे। बट हेल्थ एंड एजुकेशन में सरकार ये बता रही है, सरकार ये फंड खर्च नहीं होगा तो अनयूज पड़ा रहेगा, बट सरकार के पास ये पावर नहीं है कहीं और खर्च कर दे। तो सरकार पैसे को लेते समय ही ये बता दे कि हम इसको इसी काम के लिए खर्च करेंगे, तो उस टैक्स को सेस कहा जाता है। तो जो टैक्स निकल के आता है उस टैक्स का 4% और कंपल्सरीली हर आदमी को पे करना ही पड़ता है, जो हेल्थ और एजुकेशन के काम में आता है। जैसे कि 1,16,000 का 4% निकाल के ऐड कर देंगे और फिर टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी, और ये कहा जाता है टैक्स पेबल, और ये टैक्स ये आंसर होता है, ये आपको पे करना पड़ता है। एज ए इनकम टैक्स स्टूडेंट्स पहली और दूसरी क्लास में आपको ये पता होना चाहिए कि इस असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स के क्या रेट चल रहे हैं। भले ही अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में यूज नहीं होगा टैक्स के रेट का, लेकिन बीइंग ए सिंसियर टीचर और बीइंग ए सिंसियर स्टूडेंट हम दोनों की ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊं और आप समझो कि इस समय इनकम पे क्या रेट चल रहे हैं, और इस समय उसके पास दो ऑप्शन है, वो नए और पुराने दोनों में जा सकता है। तो हर आदमी दो तरीके से अपना टैक्स निकाल के देखता है। नया वाला कम आता है तो सीधे टैक्स पे कर देता है, पुराना पुराना वाला कम आता है तो पहले ऑप्ट करता है, पहले बताता है डिपार्टमेंट के लिए हम पुराने वाले में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से सरकार को टैक्स पे कर देता है। उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी सरकार शायद पुराने वाले को खत्म ही कर दे और केवल एक नया रह जाएगा। और उम्मीद तो ये भी चल रही है कि 1 फरवरी 2025 को जो बजट आएगा उसमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको वापस इसको खत्म कर दिया जाएगा। निर्मला सीतारमन ने अपने पिछले बजट में ये पार्लियामेंट के अंदर बोला था, और नया लेके आएंगे जिसको अभी हम बोल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। क्योंकि अभी ये बन रहा है, ड्राफ्ट फॉर्म में है, इसलिए कोड बोला गया। जब पार्लियामेंट में आएगा तो नाम हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स बिल 2025, और जब पास हो जाएगा तो नाम हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स एक्ट 2025। पूरी उम्मीद है, उन्होंने कहा था, और अगर आप गूगल पे आज डाल के देखना डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, लाइव मिंट हो गया, जो फाइनेंस की मिट के बड़े बड़े वो हैं, वो इस पर खबरें दे रहे हैं कि पूरे पूरे चांसेस हैं, और साथ में क्या अमेंडमेंट किया जाएगा इसके भी एक आइडिया दे रहे हैं। पूरे एक्ट को ही चेंज कर देंगे। चेंज का मतलब नहीं है सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक तो सिस्टमेटिक हो जाएगा, जो सेक्शंस बेतरतीब हैं वो सब सिस्टमेटिक हो जाएंगे, सिंप्लीफाई किया जाएगा, कंप्लायंस को इजी किया जाएगा। तो मेरे लिए भी नई चीज हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी नई चीज हो सकता है। कुछ प्रोविजंस पुराने रहें
बट जरूरी नहीं है जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 80C के अंदर वो 80C के अंदर ही रहे, वो किसी और सेक्शन में भी पहुंच सकती है। जो चीज मैं आपको सेक्शन 10 में पढ़ाऊंगा वो सेक्शन 10 में ही रहे, वो किसी और सेक्शन में पहुंच सकती है। तो मुझे भी अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब असेसमेंट ईयर 26-7 से एप्लीकेबल होगा, और आपका एग्जाम तो असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर है। तो ये अगर आ गया तो इसमें एक बहुत बड़ी बात ये लिखी हुई है, जो ऑडिट होता है टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट जो होता है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का होता है उनको टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी होता है, वो अभी तक केवल सीए के पास था, और पूरी उम्मीद है इसके साथ सीए में भी लिख दिया जाएगा। जो ड्राफ्ट है उसमें कहा जा रहा है सीए में लिखा गया है, और सीए में लिखते ही आपके प्रोफेशन में 4 चांद लग जाएंगे। अभी आप सारे टैक्स निकालते हो, आईटीआर वगैरह फाइल करते हो, लेकिन जहां टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है वहां आपको एक सीए के पास जाके उनको कुछ पैसे देके साइन करवाने पड़ते हैं। लेकिन अब आपको वो भी नहीं करवाना पड़ेगा, आपके पेन के अंदर ताकत आ जाएगी कि आप टैक्स ऑडिट भी कर सकते हो। हालांकि सीए इंस्टीट्यूट इस बात की कोशिश कर रहा होगा उसकी मोनोपोली रहे। मैं हमेशा मानता हूं जो अकाउंट्स का ऑडिट होता है वो सीए के पास होना चाहिए, जो कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट होता है वो सीएमए के पास होना चाहिए, जो सेक्रेटरी ऑडिट होता है, कंपनी लॉ का ऑडिट होता है, वो सीएस के पास होना चाहिए। लेकिन टैक्स का कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है। जो सीए है वो अकाउंट्स बेस्ड कोर्स है, सीएमए कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड है, और सीएस कंपनी लॉ बेस्ड है। तो अपने अपना सेक्रेटरी ऑडिट हो गया, अकाउंट्स ऑडिट हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, वो तो हो गए। बट टैक्स जितना तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उतना ही सीए के अंदर है, ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो केवल टैक्स ऑडिट सीए क्यों करेगा, सीएमए क्यों नहीं करेगा? तो मैं बहुत टाइम से ये बात आपसे बैच में बोलता था। सीएमए इंस्टीट्यूट कोशिश में लगा हुआ है, सीएस कोशिश में लगा होगा, नहीं आए। वो निर्मला सीतारमन से मिल रहा होगा, सेक्रेटरी से मिल रहा होगा, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहां पे जाके बता रहे होंगे कि हमारा कोर्स कंटेंट ये है, हम क्वालिटी दे रहे हैं, हम भी चाहते हैं बच्चों का फ्यूचर जगमगाए। तो जिसको भी मानते हो उससे प्रे करो, डायरेक्ट टैक्स कोड आए या नहीं आए, लेकिन इनकम टैक्स में जहां सीए लिखा हुआ है वहां सीए में लिख दिया जाए। अगर आ भी जाता है तो तुम्हें इंटर में कोई फायदा नहीं होगा डायरेक्ट टैक्स कोड आने का, क्योंकि ये तुम्हें फिर फाइनल के अंदर ही पढ़ाया जाए। तो तुम्हारे लिए जो है वो डिसाइड हो चुका है, फाइनेंस एक्ट 24 नंबर 2 चलेगा, तुम आराम से पढ़ो। बट ये न्यूज मैंने इसलिए आपको दे दी, ये बताने के लिए फ्यूचर में इनकम टैक्स पूरा ही चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब फाइनल में आओगे तो हो सकता है इनकम अंडर द हेड सैलरीज का नाम इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट मिले। हो सकता है जब आप फाइनल में आओ तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट जैसे वर्ल्ड खत्म हो चुके हो, केवल फाइनेंशियल ईयर चल रहा हो। अभी तो जिस फाइनेंशियल ईयर में हम टैक्स निकालते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम को अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। लेकिन इससे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपल सी बात लिख दी जाएगी, जो इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में कमाओगे वो इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगी, और ये टर्म्स हट जाएंगे असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर। जो इनकम अंडर द हेड सैलरीज था उसका नाम इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस है। बहुत सारे इस तरीके के अमेंडमेंट होंगे। मैं तो चाहता हूं इनकम टैक्स एक्ट चेंज होना चाहिए। इतना ज्यादा रायता फैला हुआ है, इतने अनसिस्टमेटिक हो चुका है, उसको सिस्टमेटिक करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सिस्टमेटिक करना भी हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती है। निर्मला सीतारमन के अगर पास अच्छी टीम है, और आई विश उनके पास अच्छी टीम हो, तो जिस तरीके से जीएसटी आया उस तरीके से तो नहीं आना चाहिए। जीएसटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आया, लेकिन अगर अच्छी टीम है तो आई विश कि वो एक अच्छा सा एक्ट हमें देंगी, जो कि फाइनल में मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। और काश जो टैक्स ऑडिट है वह सीए की जगह सीएमए लिख दिया जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। वैसे तो मैं क्लास लूंगा, लंबी क्लास लूंगा, क्योंकि जीएसटी भी पढ़ा नहीं है, बट आज के लिए केवल इतना ही। किसी के लिए जरा भी डाउट है, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं ना वो बैच में 2.5 घंटे में पढ़ाया जाता है। क्योंकि बैच में क्या होता है, बैच में बैठ गया पहले तो सबके, हाँ जी कहाँ रह गए, मेट्रो से आ रहे थे, अच्छा मेट्रो कितनी लेट हो गई, अच्छा सीधी बस नहीं आती है, बेफालतू की बातें चलती हैं बैच में, तो आपको पता ही है। मैं तो बातें खूब करता ही हूँ। फिर उसके बाद बीच में कोई बच्चा बात कर रहा है तो उससे भी शुरू हो गए, उससे भी बात करना, हाँ बेटा क्या बात कर रहे थे, अरे बता दो हमें, बता दो क्या बात कर रहे थे। तो जो 2.5 घंटे का आउटपुट क्लास में निकलता है वो जून के ऊपर केवल 1.5 घंटे के अंदर निकल के आ जाता है। आज एग्जैक्टली इतना ही सुबह मैंने पढ़ाया था, एग्जैक्टली सेम इतना पढ़ाया था सुबह मैंने, और वो मैंने 2.5 घंटे के अंदर पढ़ाया था। और अभी 1.5 घंटा हुआ मैंने सारा का सारा यहाँ तक आपके लिए टीच कर। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ लो।
डाउट नहीं है तो टाइमिंग्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 से 8 क्लास लूंगा। इसको बाद में बढ़ा भी दूंगा जब जीएसटी शुरू करूंगा 1-2 क्लास के बाद, और उसके बाद संडे भी क्लास लगाया करूंगा, अदरवाइज जून तक मैं सिलेबस नहीं करवा पाऊंगा आपका। ठीक है, गुड नाइट बेटा, बाय बाय।